नमस्कार, आज है 18 फरवरी, दिन शुक्रवार। वक्त हो गया जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। हो जाइए तैयार दिन भर की बड़ी खबरों के 360 डिग्री एनालिसिस के लिए। लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। रूस और यूक्रेन के बीच नहीं कम हो रही टेंशन। अमेरिका का दावा, यूक्रेन पर केमिकल अटैक कर सकता है रूस। रूस बोला यूक्रेन कर रहा है उकसावे की कार्रवाई। रूस समर्थक विद्रोहियों पर हो रही है गोलीबारी। पूर्वी यूक्रेन से लोगों के इलाके खाली करने का सिलसिला शुरू। यूक्रेन विवाद पर बोला भारत, हम शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करते हैं। हमारी पहली प्राथमिकता यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सुरक्षा। यूक्रेन से 3 स्पेशल फ्लाइट का संचालन करेगी एयर इंडिया। बाजार अब भी रूस यूक्रेन विवाद को लेकर चिंतित। निफ्टी 28 अंक फिसलकर 17,275 के पास बंद। सेंसेक्स में करीब 60 अंकों की कमजोरी। पाकिस्तान में इमरान खान की मुसीबतें नहीं हो रही कम। विपक्षी पार्टियां सेना के साथ मिलकर ला रही हैं अविश्वास प्रस्ताव। इंडिया 360 में करेंगे विश्लेषण। क्या हैं वो 6 वजहें जिनसे हो सकती है पाकिस्तान से इमरान की छुट्टी। ट्विटर को कड़ी टक्कर देने की तैयारी में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही लॉन्च करेंगे अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल। इंडिया 360 की खास पेशकश। मामला क्या है मैं समझाएंगे। क्या है ट्रंप का ट्रुथ सोशल। डॉलर के मुकाबले रुपए में शानदार रिकवरी। इस हफ्ते रुपया करीब 1.5% संभलकर 74 रुपए 66 पैसे पर बंद। बामल लॉरी के विनिवेश की प्रक्रिया तेज। सभी 8 यूनिट्स का अलग अलग होगा विनिवेश। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर के बाद 5% भागा शेयर। कोल इंडिया की सरकार को 2-2। कोयले के दाम बढ़ाने पर जल्द करें विचार। नहीं बढ़ाया तो कोयले का उत्पादन हो सकता है प्रभावित। इंटर ग्लोब एविएशन प्रमोटर्स का विवाद सुलझने की ओर। को फाउंडर राकेश गंगवाल ने तत्काल प्रभाव से दिया इस्तीफा। अगले 5 साल में अपनी पूरी हिस्सेदारी भी बेचेंगे। यूपी में तीसरे चरण के चुनाव के लिए थम गया प्रचार का शोर। पंजाब विधानसभा के लिए भी प्रचार खत्म। 20 फरवरी को डाले जाएंगे वोट। केजरीवाल ने कुमार विश्वास के देश बांटने वाले आरोपों का दिया जवाब। कहा, अगर मैं आतंकवादी तो क्यों नहीं हुई गिरफ्तारी। हिजाब मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट में सोमवार को फिर होगी सुनवाई। सरकार ने कहा, हिजाब पहनना इस्लाम के जरूरी रीति रिवाज में नहीं। और आइए शुरुआत कवर स्टोरी से। तो रूस और यूक्रेन के बीच जारी टेंशन हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती ही जा रही है। एक तरफ जहां रूस लगातार दावे कर रहा है कि वो अपनी सेना को पीछे हटा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन समेत पश्चिमी देश दावे कर रहे हैं कि रूस पीछे हटने की बजाय लगातार सीमा पर सेना की तैनाती कर रहा है और एक बहाना खोज रहा है। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि ताजा हालात वहां पर क्या है। देखिए, दोनेश्क में जबरदस्त गोलीबारी की खबरें आ रही हैं। दोनेश्क नेताओं ने दावा किया है कि यहां 2015 के बाद से अब तक की सबसे भीषण गोलीबारी हो रही है। दोनेश्क के स्वघोषित प्रमुख और अलगाववादी नेता डेनिस पुशिलिन ने बाकायदा सोशल मीडिया में ऐलान किया है कि वो नागरिकों से इलाका खाली करने को कह रहे हैं और रूस से उन्होंने शरण मांगी है। और उन्होंने ये भी दावा किया है कि रूस ने उनकी मांगों को मान लिया है और प्राथमिकता के आधार पर अब रूस उनके नागरिकों को शरण देने के लिए भी आगे आ रहा है। वहीं रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने यूक्रेन पर शांति प्रक्रिया का जो उल्लंघन है उसको करने का आरोप लगाया है। दावा यह किया जा रहा है सर्गेई लावरोव की ओर से कि लगातार गोलीबारी हो रही है। यूक्रेनी जो सेना है वो जो इलाके हैं, डोनाबास का जो इलाका है उस पर लगातार गोलीबारी कर रहा है यूक्रेन। और 2015 के बाद से अब तक का सबसे भीषण गोलीबारी वहां पर हो रही है। यही नहीं, रूस ने जो शरण देने पर हामी भरी है उसके भी दावे किए जा रहे हैं कि दोनेश्क जो इलाका है वहां से जो शरणार्थी रूस की सीमा में आएंगे उनको बाकायदा दी जाएगी।
अमेरिका ने फिर आरोप लगाया इस बीच कि रूस ने यूक्रेन सीमा पर सैनिकों की तादाद बढ़ाकर 1,90,000 कर दी है। तो ये ताजा अपडेट है, लेकिन आज दिन भर क्या हुआ ये तो अब से 2-3 घंटे पहले तक का जो ताजा अपडेट वहां पर हो रहा है ये हमने आपको दिया, लेकिन दिन भर क्या हुआ इस पूरे मामले में देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। रूस और यूक्रेन के बीच वर्ल्ड वॉर होने से पहले वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया है और जुबानी जंग में यूक्रेन पश्चिमी देश एक तरफ तो रूस दूसरी तरफ से शब्दों के बाण मार रहा है। रूस लगातार कह रहा है कि वो सीमा से अपने सैनिकों को पीछे हटा रहा है, लेकिन यूक्रेन समेत पश्चिमी देश इस दावे पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। यूक्रेन ने कुछ सैटेलाइट तस्वीरें जारी करते हुए कहा कि रूस सेना की संख्या बढ़ा रहा है। इससे पहले अमेरिका ने भी दावा किया था कि रूस यूक्रेन के साथ एस्टोनिया की सीमा पर भी घेराबंदी कर रहा है। इस वर्ल्ड वॉर के बीच रूस यूक्रेन का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में भी उठाया गया। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका ने दावा किया कि रूस यूक्रेन पर केमिकल अटैक कर सकता है। रूस ने अमेरिका के आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि ऐसे बयानों से हालात बिगड़ सकते हैं। तो वहीं यूक्रेन ने कहा कि अगर रूस हमला करेगा तो हम भी जवाब देने के लिए तैयार हैं। इस बीच पोलैंड प्रधानमंत्री ने रूस पर तंज कसते हुए कहा कि दुनिया में यूक्रेन पर बनी एकता से पुतिन हैरान है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम हालात का राजनयिक और शांतिपूर्ण समाधान देखना चाहते हैं। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि अभी हमारी प्राथमिकता यूक्रेन में फंसे 20,000 भारतीय लोगों की सुरक्षा है। भारत समेत पूरी दुनिया ही इस बात पर जोर दे रही है कि इस तनाव का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान निकाला जाए, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। एक तरफ जहां यूक्रेन और पश्चिमी देश रूस पर झूठे दावे के आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन की सेना उकसावे की कार्रवाई कर रही है। रूस के मुताबिक यूक्रेन की सेना रूसी समर्थित विद्रोहियों पर गोले दाग रही है। रूस का आरोप है कि डोनबास रीजन में यूक्रेन सेना के नियंत्रण वाले क्षेत्र से लगातार गोलीबारी हो रही है और वहां जो हालात बने हुए हैं वो खतरनाक हैं। वहीं अमेरिका ने दावा किया है कि यहां यूक्रेन नहीं बल्कि रूस हमला कर रहा है। रूस और यूक्रेन में तनाव के बीच कूटनीतिक तरीकों से इसका समाधान निकालने की कोशिशें भी जारी हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि पहले रूस अटैक करता है या फिर बातचीत से समाधान निकलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और 4-5 पॉइंटर्स अब आपको समझाते हैं। देखिए, इस पूरे विवाद में आपने रूस और यूक्रेन विवाद तो सुना होगा, लेकिन डोनबास, दोनेश्क, लुहांस्क और साथ ही साथ आपने मिन्स्क समझौते का नाम भी सुना होगा। अब यही है पूरी कहानी, जहां पर इस पूरे युद्ध का जो उन्माद चल रहा है उसकी धुरी अटक गई है। क्या है डोनबास, मिन्स्क समझौता क्या है, यहां पर अब क्यों सारी टेंशन्स जो हैं कॉन्सेंट्रेट हो गई हैं, ये बताने के लिए अब आपको जरा मैप के जरिए समझाते हैं। और ये पूरी कहानी ना, देखिए, ये यूक्रेन, उधर रशिया, इधर बेलारूस, ये पिछली बार भी हमने आपको कहानी सुनाई थी, इधर टर्की और ये ब्लैक सी। और इसका ये जो यूक्रेन का जो पूर्वी इलाका है वो है डोनबास का इलाका, जहां पर 2 रीजन आते हैं, लोहेंस्क और दोनेश्क और लुहांस्क। दोनेश्क जो है वो नीचे वाला इलाका है और लुहांस्क जो है वो ऊपर है। और ये पूरा इलाका जो है ये डोनबास कहलाता है मिला जुलाकर, यानी कि लुहांस्क और दोनेश्क को मिलाकर डोनबास कहा जाता है। अब ये डोनबास का जो पूरा इलाका है ये लगता है रशिया से, और ये रशिया समर्थित अलगाववादियों का इलाका है। बेसिकली टेक्निकली ये यूक्रेन में आता है, लेकिन इसकी कहानी की शुरुआत 2014 में हुई। आपको याद होगा, हमने आपको बताया था कि जब क्रीमिया को हथियाया था रूस ने, तो किस तरह से क्रीमिया को हथियाते वक्त, उससे पहले यहाँ पर इस तरफ जो अलगाववादी इलाका है, जो यूक्रेन का पूर्वी इलाका है, उन्होंने भी एक तरह से जंग छेड़ दी थी, अपनी अलगाववादी जंग यूक्रेन के खिलाफ। तो उसके बाद काफी यहाँ पर गोलीबारी हुई, काफी लोगों की जानें भी गईं, और उसके बाद एक समझौता हुआ कि ठीक है, आपने क्रीमिया तो ले लिया, कोई बात नहीं, लेकिन अब ये जो डोनबास का इलाका है यहां पर शांति कम से कम बनी रहे, और इसके लिए हुआ था मिन्स्क समझौता। तो मिन्स्क समझौता भी आपको बताएंगे, मिन्स्क समझौता भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप समझ लीजिए कि ये जो इलाका है, ये प्रो रशिया वाला जो इलाका है, वो अब टेंशन की नई वजह क्यों बन गया है, ये भी आपको समझाएंगे। लेकिन पहले मिन्स्क समझौता, कि दरअसल मिन्स्क समझौते में हुआ क्या था, और क्या मिन्स्क समझौता
यूक्रेन और रूस के बीच में शांति के लिए जो हुआ था, तो क्या उसको कोई मानता भी है? नहीं मानता। और अगर नहीं मानता है तो क्यों नहीं मानता है? तो देखिए, पहले समझिए मिन्स्क समझौता क्या है। और दरअसल मिन्स्क एक नहीं 2 समझौते हुए थे। पहला फरवरी 2014 में, ये जो घटनाक्रम मैं आपको बता रहा हूं, यूक्रेन से रूसी समर्थक राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच उनका नाम था, वो उनको भागना पड़ा। जनमत संग्रह कराया था उन्होंने। यूक्रेन चाहता था, वहां की जनता ये चाहती थी कि हम यूरोपियन यूनियन में शामिल हो जाएं, लेकिन विक्टर यानुकोविच ने जनमत संग्रह के जो रिजल्ट्स थे उनको नकार दिया और कहा कि हम यूरोप में नहीं जाएंगे। और उसके बाद वहां पर एक तरह से विद्रोह शुरू हुआ और उनको भागना पड़ा रूस। ये रूस के करीबी माने जाते थे, पुतिन के करीबी। इसके बाद रूस ने 18 मार्च 2014 को क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। वो कहानी हमने आपको बताई है, ये कहानी आपको भी मालूम होगी। और क्रीमिया के साथ साथ जो टेंशन्स हैं वो दोनबास में भी शुरू हो गए। अब संघर्ष को शांत कराने के लिए फिर यूरोपीय देश आगे आते हैं और सितंबर 2014 को बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में समझौता होता है। और इस समझौते के तहत यह समझाया जाता है दोनों देशों को, यानी कि यूक्रेन को और रूस को, कि भैया अब आप टेंशन्स को खत्म करो और एक दूसरे के साथ मिल बैठकर बातचीत करो। लेकिन विद्रोहियों और जो सेना थी यूक्रेन की, उसके बीच में लड़ाई खत्म करने को लेकर बेसिकली ये समझौता हुआ था, लेकिन इस समझौते को किसी ने माना नहीं। अब इसमें देखिए कई चीजें बाद में सामने आई। इसमें कुल मिला के 13 मुद्दे थे। ये जो हम कहानी आपको बता रहे हैं ये 2014 की है। इसके बाद 2015 में मिन्स्क 2 समझौता हुआ था और उसमें भी तमाम जो यूरोपीय देश हैं, उसमें जर्मनी भी था, वो सामने आए थे और कहा था कि आप साथ बैठिए। उसमें जो दोनबास इलाके के अलगाववादी नेता हैं वो भी आए, पुतिन भी आए और यूरोपीय देश भी आए और यूक्रेन भी आया। सबके बीच में समझौता हुआ कि अब आप शांतिपूर्वक आगे बढ़िए, लेकिन ना यूक्रेन और ना रूस मिन्स्क समझौते को मानता है। अब इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या वाकई में मिन्स्क समझौता ही है जो रूस और यूक्रेन के बीच में शांति कराएगा? अब मिन्स्क समझौता क्यों नहीं मानते, जरा फिर से आपको मैं मैप की तरफ लाना चाहूंगा। मिन्स्क समझौते को नहीं मानने के पीछे देखिए स्ट्रैटेजी है पुतिन की। पुतिन की स्ट्रैटेजी ये है कि ये इलाका जो है, जो अनरेस्ट में है, यानी कि जहां पर टेंशन्स हैं, यूक्रेन के साथ अगर रहता है और इसको स्वायत्तता मिल जाती है, ये वो इलाका, अगर इसको स्वायत्तता मिल जाती है और यूक्रेन में ही रहता है, तो रूस समर्थित लोग, रूस समर्थित नेता यूक्रेन की सत्ता में अपनी दखल बनाए रखेंगे। और ऐसे में यूक्रेन कभी भी पश्चिमी देशों के साथ सीधे सीधे जाने की कोशिश नहीं करेगा। इसलिए रूस चाहता है कि यूक्रेन के साथ ही रहे। ये जो इलाका है दोनबास, अभी आपको याद होगा इसी मंगलवार को जो डूमा है, वहां की जो संसद है रूस की, उसने व्लादिमीर पुतिन को कहा है कि आप इन दोनों रीजन्स को आप एक तरह से मान्यता देने के लिए आगे बढ़िए। लेकिन शायद पुतिन उसको मान्यता इतनी जल्दी ना दें, क्योंकि वो चाहते हैं कि यूक्रेन की सत्ता में दखलंदाजी रहे, टेंशन्स बनी रहे। अगर यूक्रेन यहां उलझा रहेगा तो फिर रूस के पास ज्यादा नहीं आएगा और ना पश्चिमी देशों में जाने की वो कोशिश करेगा। तो ये है वो इलाका जिसकी वजह से अब टेंशन्स पनप रही हैं। और जो आज जो हम शेलिंग की जो बातें आपको बता रहे हैं ना कि शेलिंग हो रही है, वो इसी इलाके में हो रही है। ये बॉर्डर है, ये पूरा बॉर्डर है। इस तरफ आप देखिए यूक्रेन की सेना है और यहां पर अलगाववादी है। ये दोनेस्क है और ये लुहांस्क है। यहां पर अलगाववादी लोग हैं और ये हो गया आपका इस तरफ रशिया। यहां पर सेना बनी हुई है। सेना, यूक्रेन की जो सेना है वो यहां से आगे नहीं जाती है। एक तरह से स्टेटस को मेंटेन करने की कोशिश की गई है। और जब भी कोई टेंशन होती है तो यहां से गोलीबारी होती है। आज जो सुबह से आप सुन रहे हैं ना कि पूर्वी यूक्रेन में गोलीबारी हुई, टेंशन्स बढ़ गई हैं, शेलिंग लगातार हो रही है, वो यही इलाका है। ये पूरा बॉर्डर, यहां पर शेलिंग हो रही है। और जब जब यहां पर शेलिंग होती है, पूरी दुनिया के मार्केट्स धड़ाम होने शुरू हो जाते हैं। तो यही है वो इलाका। और इस इलाके का गणित आपने समझ लिया होगा। ये यूक्रेन का पूर्वी हिस्सा, ये दोनबास और वो रशिया। अब सारी की सारी कहानी यहां आकर अटक गई है। तो अब क्या पुतिन वाकई में दोनबास इलाके को अपने साथ मिलाने की कोशिश करेंगे या इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, सिर्फ सपोर्ट देते रहेंगे? देखिए पूरी इकोनॉमी जो है लुहांस्क और दोनेस्क की, वो रशिया के द्वारा भेजे गए पैसे पर आधारित है, उसकी मदद पर आधारित है और इसका विरोध भी करता है यूक्रेन। लेकिन मिन्स्क समझौता यही है कि यहां पर इलाके में शांति बने रहे। अच्छा, मिन्स्क समझौते में एक और चीज है। मिन्स्क समझौता कहता है कि अंततोगत्वा धीरे धीरे यूक्रेन में ही शामिल हो जाएंगे ये दोनों इलाके।
ये मिन्स्क समझौता कहता है, लेकिन रूस इस समझौते को मानने को तैयार नहीं है और यूक्रेन भी इस समझौते को मानता नहीं है। तो मिन्स्क समझौते से क्या कोई रास्ता निकलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन टेंशंस यही हो रही है और इसीलिए पश्चिमी देश जो बार बार कह रहे हैं कि एक प्रिटेक्स्ट चाहिए, रूस को बहाना चाहिए, वो बहाना तैयार हो रहा है डोनबास के इलाके में। इसलिए पूरी कहानी आप दुनिया भर में दूसरे टीवी चैनल्स में देख रहे होंगे कि सब रशिया यूक्रेन कह रहे हैं, लेकिन आज हमने रशिया और यूक्रेन के बीच में ये जो इलाका है इसकी संपूर्ण गाथा आपको सामने इसीलिए रखी ताकि आप समझें कि एग्जैक्टली वहां पर हो क्या रहा है। चलिए थोड़ा सा इस पर चर्चा भी कर लेते हैं। मेरे साथ विदेश मामलों के जाने माने जानकार और पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार जी जुड़ चुके हैं। अशोक सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है। मैंने दर्शकों को थोड़ा सा मैप के जरिए कुछ समझाने की कोशिश की कि ये डोनबास का इलाका कैसे अब टेंशंस का सैंक्टम सेंटोरम बन गया है, लेकिन आगे क्या होगा सर? जिस प्रिटेक्स्ट की बात वेस्टर्न फोर्सेस कर रही हैं कि पुतिन को चाहिए, क्या डोनबास ही वो प्रिटेक्स्ट है, वो बहाना है? देखिए, लगता कुछ ऐसा ही है, क्योंकि आपने बहुत अच्छी तरह समझाया है, तो मैं आपको बहुत हार्दिक इसका अभिनंदन करता हूं। आपने मैप के द्वारा और वैसे सभी कुछ बताया, बहुत अच्छी तरह बताया है। तो देखिए, जो रूस की सबसे महत्वपूर्ण उसकी जो गारंटी है, जो चाहता है, जो वेस्ट उसको एक सिक्योरिटी गारंटी दे, वो बेसिकली है जो यूक्रेन नेटो का कभी मेंबर नहीं बने, क्योंकि अगर नेटो का मेंबर बन जाता है तो फिर जो भी नेटो की मिसाइल्स हैं, हेवी इक्विपमेंट है, हार्डवेयर है, वगैरह वगैरह, वो बिल्कुल वहां पर उसके सरहद पर आ जाएगा, उसकी सीमा पर आ जाएगा। और इसमें अब ये हो गया है, जो यहाँ पर जो आपने डोनबास का इलाका बताया है, 2014 से यहाँ पर ऐसी वहां पर सरकार है, रशियन सेपरेटिस्ट जो है वो अपनी वहां पर सत्ता चलाते हैं, वो वहां पर अपनी सरकार चलाते हैं। और यूक्रेन की जो सरकार है, वहां के जो पुलिस फोर्स है, आर्मी है, वो वहां पर नहीं जा पाती है। तो अब ये रूस वहां पर न्यूक्लियर ड्रिल्स, न्यूक्लियर एक्सरसाइजेस भी कर रहा है। तो इससे पूरी जो वहां पर हालात हैं उस पर और बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो अब आगे देखना होगा। अभी तक तो यही राष्ट्रपति पुतिन इस सबको कोरियोग्राफ करते आए हैं, डायरेक्ट करते आए हैं। तो अब ये देखना होगा जो आगे क्या होता है। और आगे सभी राष्ट्रपति बाइडेन ने सभी नेटो के देशों से कहा है, उनके लीडर्स से, जो वो उनसे बात करेंगे और उनसे मशवरा करेंगे और एक यूनाइटेड फ्रंट रूस के विरुद्ध वो सामने लाएंगे। बट सर, पुतिन जैसा कि बार बार कह रहे हैं कि हम तो युद्ध नहीं चाहते हैं, हम तो डी एस्केलेशन कर रहे हैं, हमारी ड्रिल्स खत्म हुई, अब हम वापस जा रहे हैं, और वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं वो मानने को तैयार नहीं हैं। आखिर ऐसी क्या बात है जो पुतिन पर पश्चिमी देशों को भरोसा नहीं है? देखिए, उनका जो पहले भी है, वो कहते हैं, ये कहता कुछ है और करते कुछ हैं। और अभी तो हालात भी ऐसे लग रहे हैं, जो कुछ 2 दिन पहले जब ओलाफ शोल्ट्स थे वहां पर, जर्मन चांसलर जब थे मॉस्को में, तो उन्होंने बताया जो ये हमने करीब 7,000 वहां से ट्रूप्स और टैंक्स क्राइमिया से हटा लिए हैं। परंतु अगर वो आज आकर कहते हैं जो हम यहाँ पर न्यूक्लियर ड्रिल्स कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये बिल्कुल नहीं है जो वो डी एस्केलेट करना चाहते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। जो पहले उन्होंने कहा था, मतलब वो बिल्कुल उसके विपरीत कर रहे हैं, उसके विपरीत जा रहे हैं। तो इसीलिए उनकी विश्वसनीयता पर सभी को बहुत शक होता है, उनकी क्रेडिबिलिटी पर, और उनको कोई उनके ऊपर किसी का फेथ नहीं है। और मैं तो समझता हूं जो ये उन्होंने आज जो अनाउंसमेंट की है दीपक जी, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, बहुत ही डेंजरस है। क्योंकि ऐसे किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में न्यूक्लियर वेपन्स को लाना, ये बहुत चिंताजनक है। मतलब ऐसे और भी फिर देश हैं, जैसे अब पाकिस्तान हुआ, नॉर्थ कोरिया तो अपना मसल फ्लेक्सिंग करता ही है न्यूक्लियर वेपन से, पर पाकिस्तान और देश भी, ईरान, ऐसे वो अगर धमकाने लगेंगे तो इससे तो बहुत ही ज्यादा अनिश्चितता और अनसर्टेनिटी और इंस्टेबिलिटी और इनसिक्योरिटी पूरी दुनिया में आ जाएगी। अशोक सर, अब आगे क्या होगा? ये वीकेंड तो अच्छे से मना नहीं पाएंगे लोग इन टेंशन से, लेकिन आने वाले हफ्ते में आप क्या देखते हैं? जिस तरफ ये कहानी आगे दिखती है बढ़ती हुई, आपके प्रेडिक्शंस क्या हैं? आगे क्या होगा? क्या युद्ध वाकई में अब अवश्यंभावी हो चुका है, या फिर कोशिशें होंगी कि अपनी अपनी बात मनवा ली जाए, बार्गेनिंग कर ली जाए और शांत?
देखिए, दो चीज मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर दीपक जी। एक तो जो लड़ाई किसी के भी फायदे की नहीं है, किसी को भी इसमें वो नहीं होना है, फायदा नहीं होना, सभी का नुकसान होना है। रूस का भी नुकसान होगा, अमेरिका का भी नुकसान होगा, यूक्रेन का तो सबसे बड़ा नुकसान होगा, और यूरोप के जो देश हैं उनका भी नुकसान होगा, नेटो का भी नुकसान होगा। फायदा किसी को नहीं है। अगर फायदा एक है किसी को तो वो चीन इसका फायदा उठा रहा है, और दूसरा है जो कि ये आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो कंपनीज हैं, उनको फायदा होगा। पर इन देशों में किसी को फायदा नहीं होगा। इसीलिए मैं ये उम्मीद करता हूं जो डिप्लोमेसी और डायलॉग से जो हम कहते आए हैं उससे ये बातचीत सुलझ जाएगी। और देखिए, आज भी बातचीत हो रही है। जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, डिफेंस मिनिस्टर, वो अपने काउंटर पार्ट रूस के सर्गेई शोइगु से उन्होंने बात की है। अगले सप्ताह इनकी मुलाकात होनी है सर्गेई लावरोव की और एंटनी ब्लिंकन जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं। तो मैं ये समझता हूं बातचीत, हालांकि उसका कोई इतना हल नहीं की तरफ नहीं जा रहा है, हल नहीं निकल रहा है, परंतु फिर भी वो वहां पर बातचीत हो रही है और ये एक पॉजिटिव साइन है। बातचीत चलती रहनी चाहिए और बातचीत से ही इसका हल निकालना चाहिए। युद्ध से ये रूस भी जानता है उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा, और यूक्रेन और सभी देश जानते हैं जो सबका नुकसान होगा। इसलिए युद्ध का रास्ता अख्तियार नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सर, आपने वक्त निकाला और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपना विश्लेषण दिया। थैंक यू सो मच। और जैसा हम बता भी रहे थे कि उधर शेलिंग चल रही थी और इधर सेलिंग शुरू हो गई, और कमोबेश यही हाल हर बाजार के दिखे। तो कारोबार की बात और बाजार की बात भी कर लेते हैं। यूक्रेन विवाद के साए में किस तरह से बाजार ने कारोबार किया। कारोबार के आखिरी दिन भी बाजार रूस यूक्रेन विवाद को लेकर चिंतित दिखा। उतार चढ़ाव के बीच बाजार में लगातार तीसरे दिन बिकवाली रही और सेंसेक्स आज 404 अंक नीचे 57,488 पर खुला और इसने 58,175 का हाई भी बनाया, 57,488 का निचला स्तर भी बनाया। कारोबार के अंत में निफ्टी 28 अंक फिसलकर 17,275 के पास बंद हुआ। सेंसेक्स में करीब 60 अंकों की कमजोरी रही और यह 57,833 पर बंद हुआ। देवांशी अशर मेरे साथ जुड़ चुकी है, मेरी सहयोगी, जो बताएंगी आज दिन भर मार्केट का एक्शन। ओवर टू यू देवांशी। बिल्कुल, आप देखिए आज बाजार में एक बार फिर उतार चढ़ाव के साथ कामकाज होता हुआ दिखा। फर्स्ट हाफ में अच्छी मजबूती थी, लेकिन सेकंड हाफ में हमने देखा एक बार फिर से जो यूक्रेन और रशिया के बीच में टेंशंस बढ़ती हुई दिखी, जो बयान आते हुए दिखे, उसके बाद एक बार फिर ऊपरी लेवल से शार्प फॉल देखने मिला था। छोटी दायरे में बाजार में कामकाज होता हुआ दिखा, लेकिन इसके बावजूद निफ्टी लाल निशान में बंद हुआ। लेकिन निफ्टी बैंक आज हरे निशान में बंद होने में कामयाब था, लेकिन सेंसेक्स में भी आज लाल निशान के साथ ही क्लोजिंग देखने मिली थी। ब्रॉडर मार्केट्स में भी आज हमने देखा उतार चढ़ाव के साथ कामकाज हुआ। सेकेंड हाफ में फॉल देखने मिला था मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी। निफ्टी के गेनर्स की बात करें, कोल इंडिया आज का टॉप परफॉर्मर था। एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लिमिटेड, बजाज ऑटो आज के टॉप गेनर्स रहे। और लूजर्स की बात करें तो ओएनजीसी, सिप्ला, डीवीज लैब, अल्ट्राटेक सीमेंट में आज गिरावट थी। और ज्यादातर आज आप देखिए तो फार्मा स्टॉक्स थे जहां पे लाल निशान के साथ कामकाज हुआ है। वायदा बाजार में इंडिया सीमेंट, वोल्टास, टोरेंट फार्मा में खरीदारी थी। वहीं दूसरी तरफ मदरसन सुमी, पिरामल एंटरप्राइज, बिरला सॉफ्ट, डिक्सन टेक जैसे स्टॉक्स थे जहां पे गिरावट ज्यादा देखने मिली थी। नतीजों का इंपैक्ट अंबुजा सीमेंट के स्टॉक्स पर देखने मिला था। नतीजे अनुमान से कमजोर आते हुए दिखे। और दूसरी तरफ आप देखें खबरों के चलते कई सारे स्टॉक्स आज फोकस में थे। कोल इंडिया के अलावा एनएक्सटी डिजिटल जो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट को मंजूरी मिली, उसके चलते आज डबल डिजिट गेन। और बटरफ्लाई गांधीमती में भी 9% तक की तेजी, जहां पे सीजी कंज्यूमर यहाँ पे जो कंपनी है उसमें हिस्सा खरीद सकती है। ऐसी खबरों के चलते आज ये स्टॉक फोकस में था। एक्सक्लूसिव सी बिजनेस रिसर्च के चलते आप देखिए हेस्टर बायोसाइंस में अच्छी तेजी, बामर लॉरी में अच्छी गेन्स और आईएक्स में भी हल्की सी मूवमेंट आती हुई दिखी। कुछ और अगर गेनर्स की बात करें तो आज स्पेशलिटी रेस्टोरेंट में अच्छे गेन्स से। सोलारा एक्टिव जो नतीजे खराब आए थे उसके चलते 20% का लोअर सर्किट लगा था इस पूरे हफ्ते में। उसके बाद स्टॉक थोड़ा थोड़ा रिकवर करता हुआ दिखा। आज अच्छे गेन्स देखने मिले। क्वेस्टकॉर्प, एलजी इक्विपमेंट्स, पिक जैसे स्टॉक से जहां पे अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी थी। लेकिन अगर ब्रॉडर मार्केट्स देखें तो आज शुरुआत अच्छी हुई थी, लेकिन सेकेंड हाफ में क्योंकि ये टेंशन से तो ऊपरी लेवल से थोड़ी सी गिरावट आई बाजार में। शुक्रिया देवांशी इस तमाम जानकारी के लिए। और कारोबार से जुड़ी कुछ और अहम खबरों का भी रुख कर लेते हैं। और इस वक्त एक अहम खबर यह आ रही है कि इंटरग्लोब एविएशन को लेकर एक इंपॉर्टेंट खबर आपको बता दें। इंटरग्लोब एविएशन प्रमोटर्स का विवाद अब सुलझने की ओर है। जी हां, इसके को फाउंडर राकेश गंगवाल ने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। खबर की पूरी डिटेल्स लेते हैं संवाददाता ब्रिजेश कुमार से। ब्रिजेश जी, इंडिगो एयरलाइंस का विवाद अब सुलझने की ओर है,
क्या है राकेश गंगवाल के इस्तीफे की पूरी डिटेल्स, प्रमोटर्स में क्या समझौता हुआ? ब्रिजेश से जुड़ने की कोशिश जरूर करेंगे। ये अहम खबर कारोबारी जगत से आ रही है। इंटरग्लोब एविएशन का पूरा मसला है ये। इंटरग्लोब एविएशन प्रमोटर्स का जो विवाद है अब वो सुलझने की ओर है और खबर ये आ रही है कि इसके को फाउंडर राकेश गंगवाल ने अब तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। पूरी डिटेल्स ब्रिजेश जी से लेते हैं। ब्रिजेश जी बताइए क्या है पूरी खबर? इंडिगो एयरलाइन चलाने वाली कंपनी इंटरग्लोब एविएशन के को फाउंडर्स के बीच 2015 में जो विवाद शुरू हुआ था वो अब इस मुकाम पर पहुंच गया है कि कंपनी के एक को फाउंडर राकेश गंगवाल ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही इस बात का भी ऐलान किया है कि अगले 5 साल या उससे ज़्यादा वक्त में वो अपनी हिस्सेदारी कंपनी में घटा देंगे। दरअसल 2015 में दोनों के बीच में विवाद शुरू हुआ था, दोनों को फाउंडर्स के बीच में, और उसमें राकेश गंगवाल ने आरोप लगाया था कि कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कई खामियां हैं और ख़ासतौर पर इस बात पर उंगली उठाई थी और कहा था कि कुछ कंपनियां जो हैं राहुल भाटिया के ग्रुप से जो जुड़ी हुई हैं वो एयरलाइन के बिजनेस से, एयरलाइन से फ़ायदा उठा रही हैं, जिसको लेकर मामला सेबी तक पहुंचा था और सेबी के साथ फाइनली कंपनी को 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम देकर मामले का सेटलमेंट करना पड़ा था। तो अब एक तरह से कहें तो इसका जो रिसेंट ट्रिगर है ये माना जा रहा है कि राहुल भाटिया ने इसी महीने जो एमडी का पद एक बनाया और उसमें खुद काबिज हो गए, उसको लेकर समझा जा सकता है कि ये जो इस्तीफा आया राकेश गंगवाल का, इसके पीछे ये एक वजह हो सकती है। शुक्रिया ब्रिजेश जी इस तमाम जानकारी के लिए। और कोल इंडिया ने इस बीच कोयले के प्रोडक्शन को लेकर बड़ी चेतावनी दे दी है। कंपनी ने कहा है कि कोयले की कीमत अगर नहीं बढ़ी तो उसके पास प्रोडक्शन घटाने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। एनालिस्ट के साथ कॉन कॉल में कोल इंडिया के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल ने कहा कि माइनिंग का कॉस्ट बढ़ने से कंपनी पर कीमतें बढ़ाने का भारी दबाव है। और खबर लेते हैं, इस खबर का आम लोगों के लिए क्या मतलब है, इसको समझा रहे हैं मेरे सहयोगी सुबोध। सुबोध बताइए क्या कहा है कोल इंडिया ने और इसका आम आदमी के लिए मतलब क्या है? जी बिल्कुल, कंपनी का यही कहना है कि अगर दाम नहीं बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पे उनको अपना जो कोल का जो उत्पादन है उसमें कटौती करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी दबाव है इस बात का, क्योंकि बढ़ते डीजल के दाम, जो इक्विपमेंट कोयला निकालने में लगाए जाते हैं उनमें कई जगह पर उनको डीजल का यूज़ करना पड़ता है। तो बढ़ते हुए डीजल के दाम और वहीं पर उनके कर्मचारियों की बढ़ती सैलरी के चलते उन पर काफ़ी दबाव इस बात का कि कोयले के दाम बढ़ाए जाएं। ये इसी बात को लेकर के उन्होंने सरकार से कहा है कि वो कोयले के दामों को बढ़ाने की उनको अनुमति दें। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए कि अगर कोयले के दाम अगर बढ़ते हैं तो वहीं जो बिजली है उस पर भी कहीं ना कहीं उसकी भी दाम जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि जो पूरे देश में तकरीबन 70% बिजली का उत्पादन है वो कोयले के जरिए होता है। जो कंपनी है उसने ये बात भी अपनी रखी है कि उसको जो है उत्पादन बढ़ाना, जो इस साल उसने उत्पादन किया है करीब 67 करोड़ टन का, वो पिछले साल से 17% ज़्यादा है और आगे का जो साल है उसका भी टारगेट उसने बड़ा रखा है, 70 करोड़ टन के आसपास रखा है। तो इस तरह का जो उत्पादन है उसको करने के लिए निश्चित तौर पे उसको जो है दाम बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो उसको उत्पादन में कटौती करनी पड़ेगी और उत्पादन में कटौती मतलब बिजली की किल्लत, और अगर दाम बढ़ते हैं तो बिजली के दाम बढ़ाए जाएंगे। मतलब निश्चित तौर पे यहाँ पर एक चीज़ सरकार के लिए दुविधा वाली बात है कि जहाँ अगर वो बिजली के दाम, अगर वो कोयले के दाम बढ़ाती है तो बिजली के दाम बढ़ते हैं, अगर नहीं बढ़ाती है तो बिजली में कटौती करनी पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि इस समय जो स्थिति बनी हुई है तो वो आगे कुआं पीछे खाई जैसी स्थिति बनी हुई है। शुक्रिया सुबोध इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच मार्केट रेगुलेटर सेबी न्यू एज टेक कंपनियों के आईपीओ पर सख्ती की तैयारी में है। जी हां, और इसे लेकर सेबी ने कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। इसमें इश्यू प्राइसिंग पर ज्यादा डिस्क्लोजर का प्रस्ताव है। जी हां, प्रस्ताव के मुताबिक इश्यू प्राइस के लिए कंपनी को की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स भी बताने होंगे। घाटे वाली कंपनियों के आईपीओ के डीआरएचपी में पूरी जानकारी देनी होगी। आईपीओ अर्जी से 3 साल पहले के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को बताना होगा, उनको देना होगा पेपर में।
साथ ही 18 महीने में किस आधार पर नए शेयरों के वैल्यूएशन हुए हैं यह भी आपको बताना होगा। सेबी ने कंसल्टेशन पेपर पर 5 मार्च तक सभी से राय मांगी है। और आइए अब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई और सेना से इमरान की बेरुखी विपक्ष को पसंद नहीं आ रही और इस वजह से अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पद से इमरान खान की छुट्टी भी हो सकती है। जी हां, विपक्षी दलों ने इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया है और विपक्ष के इस समझौते को सेना का समर्थन भी है। दरअसल पाकिस्तान में महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर है। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में पाकिस्तान की थू-थू हो ही रही है। इसके साथ ही इमरान खान से उनकी सहयोगी पार्टियां भी खुश नहीं हैं। ऐसे में तय माना जा रहा है कि अब इमरान खान की छुट्टी तय है। लेकिन क्या वाकई में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में इमरान की छुट्टी हो रही है? अच्छा, कई लोग हमसे ये भी पूछते हैं कि आप पाकिस्तान के बारे में इतनी बातें क्यों करते हैं? हमारे देश की घरेलू मसले भी तो हैं, उन पर बात क्यों नहीं करते? देखिए, पाकिस्तान में हो रही एक एक हलचल पर नजर बनाए रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां पर किसकी सरकार आएगी किसकी नहीं, ये हमारी विदेश नीति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए वहां का जो पॉलिटिकल हलचल है उसको समझना बहुत जरूरी है। और इस बार ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं है। पाकिस्तान में इमरान खान सरकार की छुट्टी हो सकती है, ये बहुत बड़ी खबर है और इस पर इसीलिए विश्लेषण करना आवश्यक है पॉलिटिकल लिहाज से भी। जरा समझते हैं कि पहले हो क्या रहा है वहां पर। जरा 6 कारण बताते हैं आपको कि क्यों हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इमरान खान की छुट्टी हो रही है। पहला कारण, इमरान खान के खिलाफ साथ आई है सेना और विपक्षी पार्टियां। अब आप जानते ही हैं कि इमरान खान का जो उदय हुआ था उसकी पृष्ठभूमि में सेना की कितनी बैकिंग थी और सेना के बलबूते ही इमरान खान सत्ता तक पहुंचे थे। और अब खटास जो बाजवा साहब और इमरान खान के बीच में दिखाई दे रही है उसका अब एक तरह से एंड गेम के तौर पर देखा जा रहा है इमरान खान के। दूसरा कारण आपको बताते हैं, पार्लियामेंट सेशन 18 फरवरी से शुरू हो रहा है और विपक्ष लेकर आ रहा है अविश्वास प्रस्ताव और इस अविश्वास प्रस्ताव में इमरान खान को जाने को कहा जाएगा। उनको कहा जाएगा कि विश्वास मत हासिल कीजिए और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इमरान खान की छुट्टी। तो पार्लियामेंट सेशन में अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है। क्यों आ रहा है? पृष्ठभूमि देखिए, महंगाई चरम पर, बेरोजगारी चरम पर, अंतरराष्ट्रीय रिलेशंस सब जगह थू-थू, कर्जा इतना हो गया कि कटोरा मांग मांग के इमरान खान जा रहे हैं। खैर, उस पर नहीं जाते हैं अब, लेकिन ये बैकग्राउंड जो है ये इमरान खान को एक कमजोर प्रधानमंत्री साबित कर रहा है और यही विपक्ष के हाथ में लगा है मुद्दा। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये एक और बड़ा कारण हो सकता है। देखिए, चौथा कारण, इमरान सरकार से जो उसकी सहयोगी पार्टियां हैं वो ही अलग होती जा रही हैं। आपको याद होगा एक दिलचस्प नाम मैं आपको बताता हूं। वहां के शुगर बैरन कहे जाते हैं जहांगीर तरीन। ये कहा जाता है कि उनके राइट हैंड हुआ करते थे एक जमाने में और इमरान खान को पैसा देने में, उनको आगे बढ़ाने में ये तारिन साहब का बड़ा नाम आता था। लेकिन तारिन अब पार्टी के भीतर ही, पीटीआई के भीतर ही उन्होंने एक अलग ग्रुप बना लिया है और कहा यह जा रहा है कि इमरान खान की पीटीआई के भीतर ही 25 से 30 सांसद अब उनके खिलाफ हैं। तो इसलिए जो सहयोगी पार्टियां हैं वो भी नाराज हैं और भीतर के लोग तो हैं ही उनसे नाराज। आसिफ गफूर को आईएसआई चीफ बनाना चाहते हैं इमरान और तभी बाजवा नाराज है। देखिए, सेना का क्या रोल है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हम सब जानते हैं, लेकिन कौन आईएसआई चीफ बनेगा, सेना प्रमुख कौन बनेगा, ये सारा डिपेंड करता है कि कौन प्रधानमंत्री है। और कहीं ना कहीं जो बाजवा साहब हैं अगले साल रिटायर हो रहे हैं, आपको बता देते हैं। वैसे बाजवा साहब 2022 में उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है और वो चाहते हैं कि सरकार उनको रिटेन करे, लेकिन इमरान खान ने ऐसे कोई संकेत नहीं दिए कि उनको रिटेन करेंगे। इसीलिए बाजवा नाराज हैं और यह भी बार बार कहा जा रहा है कि इमरान अपने नए सेना अध्यक्ष को बनाना चाहते हैं और लिहाजा बाजवा हो सकता है कि इस पूरी कहानी को रच बस बुन रहे हों। अब छठा कारण है इमरान के खिलाफ सेना की ये सोची समझी रणनीति है, जिसका उदाहरण मैंने आपको दे दिया। अब वहां पर विपक्ष कितना मजबूत है जरा ये भी देख लीजिए, वहां की जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है उसको समझ लीजिए। देखिए, इमरान पाकिस्तान में देखिए जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा है, वहां पर भी सीनेट
यानी कि अपर हाउस है, और जो नेशनल असेंबली है वो लोकसभा है। सीनेट में वहां पर 100 सीटें होती हैं, और जो नेशनल असेंबली है वहां पर मेरे ख्याल से 342 हैं। ये देखिए 342 सदस्य हैं, जैसे हमारी लोकसभा में वैसे ही वहां पर नेशनल असेंबली में 342 हैं। अब 342 में से मैजिक नंबर सरकार कौन बनाएगा? सरकार बनाएगा जिसके पास 172 सांसद होंगे। अब आप सोचते होंगे इमरान खान के पास क्या बहुत ज्यादा सांसद हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके पास सरकार में मेरे ख्याल से 177 के आसपास हैं, वो भी सहयोगी दलों को मिला के। और पीटीआई को अगर आप देखेंगे तो 156 सीटें जीती थी, तो बहुमत में नहीं है इमरान खान वहां पे, इसीलिए दबाव हमेशा बना रहता है। जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई हुई है, 177 का आंकड़ा पूरा किया हुआ है। कौन कौन है? MQMP है, BAP है, PMLQ है, GDA है, AML है। और हमने बता दिया कि MQMP तो बिल्कुल नाराजी दिख रही है। ये देखिए PTI के पास जो है ये 149 थे, बाद में ये 156 हो गए थे। अब PMLN नवाज की जो पार्टी है उस पे 82 हैं, आप देखिए। इसके अलावा PPP में 53 है, और अन्य जो है वो आप देखिए 58 है। तो ये है वहां का पूरा गणित वहां की संसद का। अब 172 वोट जरूरी हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर सरकार में बने रहना है। और इमरान के पास कितने हैं? 156 के आसपास हैं। और क्या इमरान खान अपना विश्वास प्रस्ताव वहां पर जीत पाएंगे? ये कहना बड़ा मुश्किल है। अब जब असेंबली वहां पर शुरू होगी उसके बाद वो आगे की कार्रवाई किस तरह की होगी ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अब मैं आपको बता ही रहा था ये कहानी, देखिए PTI के करीब 30 सांसद इमरान से खफा हैं, जिनका मैंने नाम भी लिया आपसे। और आपको याद होगा कुछ दिन पहले उनके मंत्री वो खुद इमरान खान के खिलाफ बयान दे रहे थे, तो बहुत गुस्सा है इमरान खान के खिलाफ उनकी सहयोगी पार्टियों के बीच में भी। इसीलिए कहा जा रहा है कि इमरान खान की छुट्टी अब तय है। तो संसद में विपक्ष जो है अब वो धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा है, और इमरान खान के लिए बढ़ रही हैं मुश्किलें। और इन मुश्किलों की जो पटकथा है वो खुद इमरान ने अपनी नीतियों से लिखी है। महंगाई को बढ़ने दिया, बेकाबू रही, और साथ ही साथ इंटरनेशनल स्पेक्ट्रम में जो पाकिस्तान की छीछा लेदर की है उन्होंने अपनी नीतियों से, चीन की गोद में जाकर बैठ गए। और उसके बाद वहां पर तो चीन के खिलाफ भी एक तरह से संतोष है पाकिस्तान में, लेकिन सरकार इमरान खान चला रहे हैं, तो अब इमरान खान को ही उसका खामियाजा भुगतना होगा। बहरहाल पाकिस्तान से जुड़ी खबर में इतना ही। अब रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद अब आपको लिए चलेंगे अमेरिका। दिखाएंगे ट्रंप का एक ट्रुथ सोशल आ रहा है। क्या है ट्रंप का ट्रुथ सोशल, और कैसे ये इंतकाम लेगा ट्विटर से ट्रंप का। NSE की पूर्व MD और CEO चित्रा रामाकृष्णा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सूत्रों के मुताबिक CBI ने चित्रा से पूछताछ की है। साथ ही चित्रा, रविनारायण और आनंद सुब्रमण्यम के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है, यानी ये तीनों विदेश नहीं जा पाएंगे। सूत्रों के मुताबिक चित्रा से आज भी पूछताछ 2013 से 2016 के बीच NSE में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के उल्लंघन से जुड़ी है। चित्रा नारायण NSE की MD और CEO रह चुकी हैं। 2016 में उनको NSE से इस्तीफा देना पड़ा था। यह मामला उस वक्त सामने आया था जब सेबी ने NSE में अपॉइंटमेंट में गड़बड़ी और एक गुमनाम व्यक्ति को, जो कि एक अदृश्य बाबा कहा जा रहा है, उनको सीक्रेट जानकारियां लीक करने के आरोप में चित्रा पर 3 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई थी। और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे महज 3 पात्रों ने स्टॉक मार्केट की दुनिया की सबसे रहस्यमयी कहानी की पटकथा लिखी। कैसे हिमालय के गुमनाम योगी के नाम पर NSE में एक अलग ही खेल चल रहा था, और कैसे एक अदृश्य बाबा NSE का सुपर बॉस बना हुआ था। इस मामले की गुत्थी सुलझाने में जांच एजेंसियों के भी पसीने छूट रहे हैं। इस पूरे खेल में 3 मुख्य किरदार हैं। सबसे पहला पात्र चित्रा रामाकृष्णन, दूसरा पात्र अपनी शर्तों पर नौकरी करने वाला आनंद सुब्रमण्यम, और तीसरा पात्र अदृश्य और अज्ञात योगी। ये तीनों किरदार मिलाकर बनाते हैं स्टॉक मार्केट की दुनिया की सबसे रहस्यमयी कहानी। इस पटकथा की शुरुआत कब हुई? आखिर कैसे एक अनाम योगी ने देश के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज को अपने कब्जे में लिया हुआ था? क्या चित्रा के इस योगी का कोई शरीर है? ये वो सवाल हैं जो सबसे बड़ी पहेली बने हुए हैं। इस कहानी के पात्र परिचय से ही आपको आधी पटकथा समझ में आ जाएगी। पहला पात्र चित्रा रामाकृष्णन। 1963 में जन्मी चित्रा रामाकृष्णा की पहचान बेहद बुद्धिमान और कमाल के लीडर के तौर पर थी। 1992 में
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना करने वाली कोर टीम में चित्रा भी शामिल थी। स्टॉक मार्केट में इतने बड़े पद पर पहुंचने वाली वो देश की ही नहीं बल्कि दुनिया की भी विरली महिलाओं में शुमार थी। फॉर्च्यून मैगजीन ने चित्रा को दुनिया की 17वें नंबर की सबसे शक्तिशाली महिला बताया था। पात्र नंबर 2, आनंद सुब्रमण्यन। सरकारी कंपनी बामर लॉरी और आईसीआईसीआई ग्रुप के एक जॉइंट वेंचर में काम करने वाला एक सामान्य कर्मचारी। नौकरी थी चेन्नई में और सैलरी 14 लाख सालाना। लेकिन 1 अप्रैल 2013 को एनएसी में उनकी नियुक्ति एमडी और सीईओ के चीफ स्ट्रैटेजिक एडवाइजर यानी सीएसए के तौर पर हुई। इंटरव्यू लेने वाली कोई और नहीं, एनएसी की चीफ चित्रा, और वो भी बिना किसी एचआर की मौजूदगी के। आनंद को सिलेक्ट कर उन्हें दिया जाता है लगभग 1.5 करोड़ का सालाना पैकेज का ऑफर, यानी पिछली सैलरी से करीब 1000 गुना का हाइक। सुब्रमण्यम को चित्रा रामकृष्णा के ठीक बगल वाली केबिन दी गई। संदेश साफ था, आनंद रातों रात एनएसी में नंबर 2 की हैसियत पर आ गई। और अब पात्र नंबर 3, बाबा अनाम गुरु शिरोमणि। चित्रा के मुताबिक ये बाबा कोई सिद्ध पुरुष या परम हंस है, उनका कोई भौतिक शरीर नहीं है। चित्रा ने सीबी को बताया कि उनके गुरु इच्छा के हिसाब से शरीर धारण करते हैं। वो हिमालय में किसी अज्ञात जगह पर निवास करते हैं और इस रहस्यमय योगी के साथ चित्रा ने बिजनेस प्लान, बोर्ड बैठकों का एजेंडा और वित्तीय अनुमान साझा किए थे। यही नहीं, आनंद सुब्रमण्यम की रातों रात तरक्की भी योगी के कहने पर ही चित्रा ने की। तो फिर ये योगी है कौन? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चित्रा ने खुद माना कि वो अज्ञात योगी शिरोमणि से कभी नहीं मिली। सवाल ये है, तो फिर दिल्ली के स्वामी मलाई मंदिर में चित्रा की मुलाकात आखिर किससे हुई? चित्रा के मुताबिक लगभग 2 दशक तक उनका गुरु उनके साथ ईमेल के जरिए ही संपर्क में रहता था। तो फिर सवाल ये कि ये गुरु किस भौतिक रूप में चित्रा के साथ सेशल्स जाने का प्लान बना रहा था? अगर ये गुरु कहीं दर्शन नहीं देता तो चित्रा आखिर किसके साथ तमिल संगीत को सुनना पसंद करती थी? बहरहाल, अनाम योगी वाकई अदृश्य है या कोई आम इंसान, ये कोई नहीं जानता। एक और थ्योरी ये भी है कि वो कोई अनाम योगी कोई और नहीं बल्कि खुद आनंद सुब्रमण्यम ही है। इस कहानी में कई पेंच हैं, कई रहस्य हैं और कई कयास। इनसे पर्दा सिर्फ चित्रा और आनंद ही उठा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब वक्त है इंडिया 360 की खास पेशकश, मामला क्या है का। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर से बेरुखी किसी से छिपी नहीं है। ट्विटर ने कई बार ट्रंप को ब्लॉक किया, उनका अपमान किया जैसा वो कहते हैं। अब ट्विटर को टक्कर देने के लिए और इंतकाम लेने के लिए ट्रंप अपना ही एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ला रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म का नाम है ट्रुथ सोशल। आज इंडिया 360 में आसान भाषा में समझिए ट्रंप का ट्रुथ सोशल क्या है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और बिजनेसमैन डोनाल्ड ट्रंप ट्विटर और फेसबुक को टक्कर देने के लिए सोशल मीडिया नेटवर्क ट्रुथ सोशल को लॉन्च करने वाले हैं। TMTG यानी ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप ने इसे बनाया है, जो ट्विटर की तरह ही दिखेगा। हालांकि पोस्ट को ट्वीट की बजाय ट्रुथ कहा जाएगा। ट्रुथ सोशल का एक स्क्रीनशॉट भी सामने आया है, जिसमें प्रोफाइल पेज लगभग ट्विटर की तरह ही दिखाई दे रहा है। ट्रंप के बेटे ट्रंप जूनियर ने इस स्क्रीनशॉट को ट्विटर पर शेयर भी किया है। इसमें वेरीफाइड टिक ब्लू की जगह रेड होगा। ट्रंप के नए प्लेटफॉर्म में लाइक, रिप्लाई, रीट्वीट और शेयर के लिए आइकन होगा। ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप ने इस पर 39,430 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। एक जमाना था जब ट्रंप ट्विटर के और ट्विटर ट्रंप के पसंदीदा हुआ करते थे। कहा जाता है कि ट्विटर को हिट करने में ट्रंप की बड़ी भूमिका रही और ट्रंप को राष्ट्रपति बनाने में भी ट्विटर का बड़ा रोल रहा। लेकिन पिछले साल जनवरी में यूएस कैपिटोल हिंसा भड़काने के आरोप में ट्विटर ने जब ट्रंप का अकाउंट डिलीट कर दिया तो ट्रंप भड़क गए। ट्रंप का फेसबुक अकाउंट भी सस्पेंड किया गया था। माना जाता है कि तभी से डोनाल्ड ट्रंप ने ठान लिया था कि वो ट्विटर की तरह एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे। वैसे ट्रंप के पास एक और प्लेटफॉर्म पाइपलाइन में है, जो यूट्यूब की तरह होगा। इतना ही नहीं, TMTG का एक पॉडकास्ट नेटवर्क भी लॉन्च किया जाएगा। ट्रंप ने पिछले साल अक्टूबर में नए सोशल मीडिया ऐप लाने का ऐलान किया था। आपको बताएं कि अमेरिका में हाल ही में रिपब्लिकन समर्थक कई प्लेटफॉर्म्स और भी लॉन्च हुए हैं। इनमें पार्लर, गैब और गेटर जैसे ऐप्स शामिल हैं।
माना जाता है कि ट्विटर को टक्कर देने के लिए इन्हें लॉन्च किया गया है। बहरहाल ट्रूथ सोशल ऐप की लॉन्चिंग को लेकर एप्पल या ट्रंप दोनों के प्रबंधन ने कोई बयान तो जारी नहीं किया है, लेकिन ट्रंप के एक करीबी सूत्रों के हवाले से रॉयटर्स ने लिखा है कि ये ऐप 21 फरवरी को लॉन्च होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जरा कोरोना का भी अपडेट ले लीजिए। कोरोना के मामलों में भारी गिरावट का दौर जारी है। 24 घंटे के भीतर 25,920 के आसपास मरीज नए मिले हैं। 66,254 मरीज ठीक भी हुए हैं। 492 मरीजों ने दम भी तोड़ा है। मौत के कुल आंकड़े की बात करें तो ये 5 लाख के पार हुआ है। और देश में वैक्सीनेशन की बात करें तो 24 घंटे के भीतर 37,86,000 लोगों की कोरोना वैक्सीन लगाई गई है। अब तक देश में कुल 1 अरब 74 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। कोरोना की तीसरी लहर के लिए जिम्मेदार ओमिक्रॉन के मामले अब दुनिया भर में तेजी से कम हो रहे हैं, जिसके चलते अब ज्यादातर देशों में पाबंदियां हटा दी गई हैं। इस बीच WHO ने कोरोना के BA.1 और BA.2 वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी किया है। WHO के मुताबिक दोनों वेरिएंट्स में से BA.2 वेरिएंट के मामले ज्यादा मिल रहे हैं, इसलिए इसके कोई सबूत हालांकि इसके कोई सबूत नहीं है, लेकिन BA.1 से ज़्यादा BA.2 वेरिएंट लोगों में फैलता है, लेकिन इस वेरिएंट की निगरानी लगातार की जा रही है। WHO ने ओमिक्रॉन को लेकर सावधानी बरतने की बात अभी भी कही है। मामले भले ही घट रहे हों, लेकिन दुनिया भर में मौत के मामले कम नहीं हुए हैं। इस बात का जो एक तरह से अलर्ट WHO ने जारी किया है। खबरें अब विधानसभा चुनाव से ले लेते हैं। बात पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के लिए प्रचार का दौर आज थम गया है। 20 फरवरी से 20 फरवरी को यहां पे मतदान होना है और इस बार कुल 1304 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। सबसे ज्यादा 175 उम्मीदवार हैं लुधियाना में और 14 सीटों पर ये लड़ रहे हैं। और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के लिए प्रचार भी किया। अमृतसर पूर्व से कांग्रेस विधायक सिद्धू के खिलाफ शिरोमणि अकाली दल के बिक्रम सिंह मजीठिया मैदान में है। चुनावी शोर थमने से पहले हर पार्टी ने चुनाव प्रचार में अपना दम दिखा दिया। इधर उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव 7 चरणों में हो रहे हैं और 2 चरणों का चुनाव हो चुका है। 20 फरवरी को तीसरे चरण का चुनाव होगा। राज्य के 16 जिलों की 59 सीटों पर रविवार को मतदान होगा। पिछले चुनावों में बीजेपी ने 59 में से 49 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी फिर से अपने हारे हुए गढ़ को जीतने के लिए जोर लगा रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में इन जिलों में एसपी कांग्रेस गठबंधन को सिर्फ 9 सीटें ही मिली थी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में अपने आवास पर देश भर के प्रमुख सिख नेताओं के साथ मुलाकात की। पंजाब में विधानसभा चुनाव से 2 दिन पहले ये मुलाकात हुई है। ऐसे में इस मुलाकात के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। बीजेपी ने इस बार राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की पंजाब लोक कांग्रेस और अकाली दल के सुखदेव सिंह ढींढसा के साथ गठबंधन किया है और ऐसे में पार्टी सिख समुदाय को लुभाने में जी जान से जुटी हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुमार विश्वास के आरोपों पर पलटवार किया है और कहा है कि वो तो हास्य कवि हैं, कुछ भी कह देते हैं। पीएम मोदी और राहुल गांधी ने गंभीरता से लिया होगा, हमने नहीं। केजरीवाल ने कहा कि शायद मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी हूं जो सड़कें, स्कूल और अस्पताल बनवाता है, फ्री बिजली देता है। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी और सारे इकट्ठे होकर आम आदमी पार्टी को हराने आए हैं। सभी लोग एक ही भाषा बोल रहे हैं। अहमदाबाद में जुलाई 2008 को सीरियल बम ब्लास्ट के मामले में स्पेशल कोर्ट ने दोषियों की सजा का ऐलान कर दिया है। कोर्ट ने 49 में से 38 दोषियों को फांसी की सजा का ऐलान किया है। 11 दोषियों को आखिरी सांस तक कैद में रहने की सजा दी गई है। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में शाम 6:45 पर पहला बम धमाका हुआ था। यह धमाका मणिनगर में हुआ। इसके बाद 70 मिनट तक 20 और बम धमाके हुए। इन धमाकों में 56 लोगों की मौत हुई थी, 200 से ज्यादा घायल हुए थे। इसी के साथ इंडिया 360 में आज बस इतना ही। इजाजत दें। हैशटैग याद रखिए, #ZIndia360। कोई राय, कोई सुझाव हो तो जरूर भेजें। नमस्कार।